आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं, जहां से हर बार सवाल पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में एक या दो या फिर मेंस में भी सवाल यहां से पूछे जाते हैं। तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस परीक्षा के लिए इस टॉपिक का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत की नदियाँ हैं, और आपके बुक में यह जो टॉपिक है वो अपवाह तंत्र के नाम से यानी कि रिवर सिस्टम के नाम से रहता है, या फिर ड्रेनेज सिस्टम के नाम से रहता है। तो आज इसी टॉपिक का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और हर बार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं नदियों के ओरिजिन से या फिर नदियों के माउथ से। कोई भी नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ पे गिर रही है, किस नदी की सहायक नदी कौन सी है ना, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। और राज्य विशेष एग्जामिनेशन में भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। राज्य विशेष कोई भी हो, चाहे वो बिहार हो, एमपी हो, यूपी हो, वहाँ पे किस नदियों पे कौन सा शहर बसा है, जो नदी है वो किस जिले को स्पर्श करती है, यहाँ तक सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग भारत की नदियों का अध्ययन करने वाले हैं, जो आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशन और स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो मैं आज शुरू करूंगा नदी से ही। तो नदी ये टॉपिक है, और बेसिकली भारत की नदियों के बारे में हम जब जानना शुरू कर देंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं। इसी कारण से हम लोग इसको कुछ भागों में बांट देते हैं, और जब भागों में बांट देते हैं यानी कि जो मेन स्ट्रीम है, मेन रिवर है, और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, इसको अगर हम एक जो मुख्य नदी है उसके अंतर्गत रख करके अध्ययन करें तो अध्ययन करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो भारत की नदियों का अध्ययन करने के लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं सिंधु नदी तंत्र पे। तो सिंधु रिवर सिस्टम पे स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अपवाह प्रदेश क्या होता है। अपवाह प्रदेश यह एक ऐसा भौगोलिक प्रदेश है जिसके अंतर्गत नदियां एक निश्चित ढाल का अनुसरण करती हैं, और यह एक ऐसा प्रदेश है जिसका सीमांकन एक जल विभाजक रेखा के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे दो शब्द आते हैं, एक तो एक निश्चित ढाल का अनुसरण करती है और दूसरा जल विभाजक। ये दोनों पॉइंट समझना बहुत ही आसान है। तो नदी क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी नदी बहती है, आप लोगों ने इतनी सारी नदियों का देखा होगा, गंगा हो गया, यमुना हो गया, सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, साउथ में देखें तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब जितनी नदियां हैं वो देखेंगे तो ढाल का ही अनुसरण करती हैं। और इसके अलावे एक जल विभाजक क्षेत्र होता है जहां से जो नदी है वो निकलती है और एक तरफ से दूसरी नदी निकलती है। तो इसको अध्ययन करना है, क्योंकि भारत के नदियों का अध्ययन करने का अर्थ ही हो गया कि आप जल विभाजक के अध्ययन के बाद ही इसको समझना शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है। और हम लोग भारत को 4 जल विभाजक में बांट देते हैं, और जब ये बांट देंगे तो फिर इसका अध्ययन करना और भी सरल हो जाएगा। तो सबसे पहले समझें कि अपवाह प्रदेश एक ऐसा भौगोलिक प्रदेश है जिसके अंतर्गत नदियाँ एक निश्चित ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होती हैं। जैसे एक मानचित्र या एक डायग्राम में थोड़ा समझ लें आप, कोई ढाल, इसको मान लिया जाए कि यह जो पर्वत आपको दिख रहा होगा ये पश्चिमी घाट पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत है। अब जब पश्चिमी घाट पर्वत आपको ये नजर आ रहा है तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक तरफ से नदियां निकलती है। जैसे मान लीजिए कि गोदावरी नदी निकल जा रही है और इधर से एक और नदी निकलती है, किसी का भी नाम ले लें आप, चाहे वो गोवा की मांडवी हो गई, गोवा की जुआरी नदी हो गई, शरावती नदी हो गई, है ना। तो अगर कोई एक नदी को ले ले हम, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे हमने गोवा की एक नदी का नाम ले लिया है मंडोवी का। वैसे केरल में भी बहुत सारी नदियाँ, जैसे भरतपुजा है, पंबा है, पेरियार है, तो मंडोवी, और इधर में हमने ले लिया है गोदावरी का, गोदावरी का। तो अब यही आपको समझना पड़ेगा कि अपवाह तंत्र या अपवाह सिस्टम क्या है। तो अपवाह क्षेत्र जो होता है, कोई भी नदी का अपवाह जो प्रदेश है वो एक ऐसा भौगोलिक प्रदेश है जिसके अंतर्गत नदियाँ एक निश्चित ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है। तो ढाल का अनुसरण, और ये जो पश्चिमी घाट पर्वत आपको दिख रहा है यही जल विभाजक है, जो नदियों के निकलने के सोर्स के आधार पर उसको डिवाइड कर देता है। एक तरफ पश्चिमी घाट पर्वत से निकल करके वो नदी जो पश्चिम की तरफ बहती है, और एक तरफ वो नदी जो पश्चिमी घाट से ही निकलती है लेकिन ये पूरब की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी कि पश्चिमी घाट पर्वत एक ऐसा जल विभाजक है जिसके पश्चिम से निकलने वाली नदियां अरब सागर में गिर जाती हैं, और जिसके पूरब से निकलने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी का हिस्सा बन जाती हैं या बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, मिल जाती हैं। तो यही जल विभाजक का काम होता है कि वो नदियों के स्रोत को बांट देता है। एक तरफ से एक दिशा में नदी बहती है और दूसरी तरफ से अलग दिशा में नदी प्रवाहित होना शुरू कर देती है। तो जल विभाजक को भी आप लोगों ने समझ लिया होगा कि जल विभाजक वह पर्वतीय शिखर या शीर्ष भूमि है जिसके ढालों पर नदियां अलग अलग दिशा में
प्रवाहित होती है। तो ये जल विभाजक का काम करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मैकाल पर्वत, तो मैकाल पर्वत पे अगर देख लें तो एक तरफ से सोन नदी निकल करके बिहार पहुंच जाती है, एक तरफ से नर्मदा नदी निकलती है, और एक तरफ से एक सोन की सहायक नदी जिसका नाम जोहिला है वो भी निकलती है और बाद में सोन नदी का हिस्सा बन जाती है। तो जल विभाजक वह पर्वतीय शिखर है या शीर्ष भूमि है जिसके ढालों पर नदियां अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती है। अब यहां से दो सवाल प्रीलिम्स में बन सकते हैं, एक तो नदी के ढाल के आधार पे और दूसरा जल विभाजक के आधार पे। तो भारत में जो जल विभाजक है उसको आप समझेंगे। तो जल विभाजक नदियों के स्रोत को अलग करता है। नदियों के उद्गम के आधार पर भारत के 4 प्रमुख जल विभाजक हैं। पहला हिमालय पर्वत हो जाता है, दूसरा सतपुड़ा महादेव मैकाल हो जाता है, एक तरफ देखें तो अरावली है और एक तरफ पश्चिमी घाट पर्वत हो जाता है। ये चारों जल विभाजक को पहले समझेंगे कैसे कैसे यह भारत की नदियों को विभाजित करता है। तो हिमालय पर्वत को अगर हम देख लें तो ऐसे हिमालय पर्वत हो जाता है। हम तीनों हिस्सा को कवर कर ले अगर महान, लघु और शिवालिक को, तो मोस्टली अगर आप देखें तो जो नदियां भारत में आ रही हैं वो सब हिमालय से निकल करके आती हैं और इस तरफ की नदियां उधर चली जाती होंगी। तो ये जो नदी, जैसे आप ब्रह्मपुत्रा को देख लें, है ना, तो ये तो भले ब्रह्मपुत्रा कैलाश से निकलता है लेकिन चूंकि ढाल का अनुसरण करते हुए हम देखें तो नदियां यहाँ पे बहती दिखाई देगी। तो हिमालयन रिवर सिस्टम के कारण क्या होता है कि हिमालय के दक्षिणी ढाल से जो नदियां निकलती हैं वो भारत में चली आती हैं। एक जल विभाजक है अरावली। अरावली के पूरब से देखेंगे तो यहाँ पे लूनी नदी निकलती दिखाई देगी और इधर से दरअसल दूसरी नदी यहाँ से निकलती दिखाई देती है। उसके बाद देख लें हम तो एक नदी का जो जल विभाजक क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट पर्वत है। एक तरफ से नदियां निकल के अरब सागर में गिरती हैं और एक तरफ से बंगाल की खाड़ी में। और फिर भारत का जो बीच वाला हिस्सा है जिसको हम लोग सतपुड़ा महादेव मैकाल कहते हैं, यहाँ से भी नदियों का विभाजन हो जाता है। तो नदियों के नदियों का जो विभाजन है किसके आधार पर होता है? जल विभाजक हम लोग कहते हैं। यानी कि जल विभाजक वो शीर्ष स्थान है, वह पर्वतीय क्षेत्र है जो नदियों के सोर्स को डिवाइड कर देता है, जहां से नदियां अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित हो जाती हैं। तो जल विभाजक को भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग सबसे पहले प्रवेश करते हैं सिंधु नदी तंत्र में और सिंधु नदी को समझेंगे। देखिए प्रीलिम्स और मेंस में यहाँ से बहुत अच्छा सवाल पूछा जा सकता है। अगर आप लोग देखेंगे तो भारत क्या है? भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश अगर है तो कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो उसके लिए आवश्यक तत्व है वो सिंचाई, इरिगेशन है। अगर सिंचाई ना हो तो फिर फसल उत्पादन करना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा, खास करके धान, गेहूँ इत्यादि। तो चैलेंजिंग होने की वजह से क्या है, भारत के पूरे इकोनॉमी में नदियां आप देखें तो भारत में इतिहास के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जो नदियां हैं वो भूगोल के दृष्टिकोण से जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन नदियां जो है वो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर नदी ना हो तो भारत का पूरा जो एग्रो बेस इनकम है वो पूरी की पूरी तरीके से चौपट होने की संभावना रहती है। तो नदियाँ और नदियों के लिए क्या है, हम लोग नहर निकाल लेते हैं तो नदी से भी सिंचाई हो जाता है और उसके द्वारा निकाले गए नहरों से भी सिंचाई हो जाता है और बारिश के पानी को काफ़ी हद तक नदियाँ स्टोर भी कर लेती हैं और इसके माध्यम से हम लोग सिंचाई की जो आवश्यकता होती है फसलों की वो पूरा कर लेते हैं। तो भारत में जो नदियाँ हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। यही कारण है कि प्रीलिम्स में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कौन सी नदी कहाँ पे बह रही है, कहाँ से निकल रही है, कहाँ पे जाके गिर रही है, सहायक नदी कौन सी है, कौन कौन सा जो है उससे नहर निकाला गया है, कौन कौन सा शहर उस पर बसा हुआ है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। इन जल विभाजकों के आधार पर भारत की अपवाह प्रदेश को अब अलग अलग नदियों के आधार पर हम लोग बांट देंगे। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, पश्चिमी घाट के पूर्व की ओर से बहने वाली नदी जैसे गोदावरी बह रही है, जैसे कृष्णा, कावेरी बहती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जैसे मांडवी, जुआरी, शरावती, भरतपूजा, पंबा और पेरियार हो गया। अन्य अपवाह तंत्र को देख लें, जैसे छोटी छोटी जो नदियां हैं, जैसे मान लिया जाए बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो राजस्थान मरुस्थल से निकलती हैं और कच्छ के रण में विलीन हो जाती हैं। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? फुलहर झील से निकलती है, गंगा में मिल जाती है। तो अलग अलग अन्य अपवाह तंत्र भी भारत में हो जाते हैं। इस कारण से भारत में जो है आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं। तो नदी क्या है? नदी सिर्फ पानी की धारा नहीं है बल्कि नदी हमारे जीवन का हिस्सा है। आगे देखते हैं हम लोग सिंधु नदी तंत्र को। तो सिंधु अपवाह प्रदेश दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र है जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा अपवाहित है। स्वाभाविक है अगर किसी नदी का नाम लिया जाए तो सबसे पहले उस नदी के बारे में जानना होगा। तो सिंधु क्या है? हमारे यहाँ बहुत ही, और आज चूंकि देखा जाए तो
पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, उस हमले के बाद से अक्सर चर्चा में आ रहा है क्या, सिंधु नदी तंत्र। और सिंधु नदी जो जल के साथ जो समझौता हुआ था, तो इस कारण से पूरी की पूरी ये जो नदी है वो चर्चे में आ गई है। अब अगर इससे सवाल पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे, तो आप लोग बनाने की स्थिति में रहेंगे जब मैं पढ़ा दूंगा। तो आप लोग हमेशा प्रीलिम्स के लिए अलर्ट रहेंगे और मेंस के लिए भी। जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, यूपीपीएससी हो, उसमें बहुत चांसेस हैं कि आयर में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो सिंधु जो जल समझौता है वो कहीं ना कहीं पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो बेसिकली जो लोग भी हाल फिलहाल मेंस देने वाले हैं वो ध्यान रखेंगे कि वो लोग कम से कम इंडिया पाक रिलेशन जरूर कर लें, और इंडो पाक में कम से कम 3 टॉपिक जरूर पढ़ें। पहला टॉपिक हो जाता है सिंधु जल समझौता, सिंधु यानी कि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ है, पहला वो हो जाता है। दूसरा हो जाएगा इन्फिल्ट्रेशन, जो घुसपैठियों की समस्या है वो। और तीसरा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीमा पर आतंकवाद। तो 3 टॉपिक अभी आप लोग कर लेंगे, चाहे यूपीपीएससी 2025 देना हो, चाहे वो 71वीं बीपीएससी का मेंस लिखना हो। तो अगर आप 71वीं बीपीएससी मेंस भी लिखने जा रहे हैं तो अभी से भारत पाक रिलेशनशिप में जो विवादास्पद टॉपिक है उसको जरूर से कर लें। सिंधु जल समझौता इसी अप्रैल महीने में पढ़ लें। इसके अलावे इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठियों की समस्या को पढ़ लें, सीमा पर आतंकवाद को पढ़ लें, और एक हो सकता है तो जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को भी पढ़ लें। टेररिज्म नहीं, टूरिज्म, पर्यटन को जरूर पढ़ें, क्योंकि जो अटैक हुआ है वो पर्यटन पे हुआ है, तो पर्यटन को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इन सब टॉपिक को अप्रैल महीने में ही कर लें। तो सिंधु अपवाह जो प्रदेश है वो दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र है, जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा अपवाहित है। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर हम किसी मेन रिवर को देखते हैं, सिंधु, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि भारत के मानचित्र में कैसे सिंधु नदी आपको प्रवाहित होती दिखाई देती है। पहले थोड़ा समझेंगे सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी का जो ओरिजिन है, जो उद्गम है, वो भारत से बाहर है, और भारत से बाहर है तो भारत में प्रवेश करती है, और फिर बाद में जाकर के ये नदी पाकिस्तान होते हुए अरब सागर का हिस्सा बन जाती है। यानी कि ये जो नदी है वो भारत में निकलती ही नहीं है, और ये वो नदी है जो भारत में कहीं मिलती भी नहीं है, भारत से बाहर दूसरे देश में जाती है, उसके बाद अरब सागर का हिस्सा बनती है। तो यहाँ पे ना स्टेटमेंट वाइज सवाल यूपीएससी में पूछा जा सकता है। आपको नदियों की पहचान करने से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। उसमें विकल्प को जब आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि ऐसी भाषा में सवाल दिया हो जिसमें यह भी दिया हो कि ना तो उसका ओरिजिन है और ना ही इसका मुहाना भी है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ये कैलाश पर्वत के बोखरचू नामक हिमनद से निकलती है, और भारत में एक जगह है लद्दाख में जिसका नाम डेमचौक या दमचौक है। हम लोग हिंदी में दमचौक या डेमचौक भी कह देते हैं। आप लोग जब न्यूज़ पढ़ेंगे तो डेमचौक का हमेशा जिक्र में आता है। तो दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है, और भारत में जब प्रवेश करती है तो यहाँ पे 2 पर्वत है। एक तरफ देखेंगे तो काराकोरम के बाद लद्दाख पर्वत है, और एक तरफ जास्कर पर्वत है। तो लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीच में प्रवाहित होती है, और उसके बाद बुंजी नामक स्थान पे एक गॉर्ज का निर्माण करती है, और फिर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और उसके बाद अरब सागर का ये हिस्सा बन जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में 1114 किलोमीटर ये नदी प्रवाहित होती है। तो सिंधु नदी का आपने ओरिजिन देख लिया, आपने इसका मुहाना देख लिया, आपने किस क्षेत्र में बहती है, यानी कि लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है, उसको भी आप लोगों ने देख लिया है। अब देखिए सिंधु नदी की भारत में जो दिशा है वो ऐसे है, यानी कि उत्तर पश्चिम की ओर है। सिंधु नदी पाकिस्तान में दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती है, लेकिन भारत में क्या है, ये जो नदी है वो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। तो ये भी पूछा जा सकता है। और इसकी सहायक नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सहायक नदियाँ तो पंचनद तो हैं ही, लेकिन 2 और नदियों का नाम ध्यान रखेंगे। एक जास्कर से निकलती है, जास्कर नदी, और दूसरा श्योक और गिलगिट नदी। यानी कि भारत में जब सिंधु प्रवेश करती है तो लद्दाख और जास्कर पर्वत के पास थोड़ा आगे बढ़ती है, तो एक तरफ गिलगिट और श्योक, एक नदी का नाम है श्योक, ये भी आगे लिखा आपको दिखाई देगा, श्योक और गिलगिट। ये कहाँ से? तो ये दाहिनी ओर से मिलती है, और एक नदी जास्कर जो है वो बाएं तरफ से मिल जाती है, बाएं तरफ से मिल जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा आप लोगों ने झेलम, रावी, चेनाब, सतलज, व्यास पढ़ा है। ये सब सिंधु की सहायक नदी है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कॉन्सेप्चुअल पूछा जा सकता है कि सिंधु जो नदी है वो क्या है? पूर्ववर्ती नदी है, पूर्ववर्ती नदी है।
पूर्ववर्ती कहने का तात्पर्य हो गया कि ये वो नदी है जो हिमालय के उत्थान से पहले ही इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है, और जैसे जैसे हिमालय उठता चला गया वैसे वैसे ये हिमालय को काटती गई और इसकी पहले जो धारा रही थी उसी धारा को ये फॉलो करती रही, यानी कि हिमालय के उत्थान का प्रभाव इस नदी पर पड़ा ही नहीं है। इसी कारण से हम लोग सिंधु को पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, यानी कि वो नदी जो हिमालय के उत्थान से पहले ही बह रही है और जैसे जैसे हिमालय उठते गया वैसे वैसे उसको काट करके अपने पूर्व के मार्ग को बनाए रखी है। तो हिमालय के उत्थान का प्रभाव पड़ा ही नहीं है। तो यूपीएससी में ऐसा सवाल पूछा सकता है कि वो नदी जिसके ऊपर में हिमालय के उत्थान का प्रभाव नहीं पड़ा है वो नदी सिंधु नदी है, और सिंधु नदी से सवाल ऐसा आयोग पूछ सकती है। हम और भी नदियों को देखेंगे कौन कौन सी नदी जो है वो पूर्ववर्ती है। तो जैसे जैसे नदी वाले हम लोग टॉपिक में प्रवेश करेंगे वैसे वैसे हम लोग सारी नदियों को देखते चलेंगे। फिलहाल हम लोग सिंधु पे चर्चा कर रहे हैं, तो सिंधु के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे कि सिंधु जो है वो पूर्ववर्ती नदी है। अब इसका जो है आप लोग ध्यान रखें कि यह इस अपवाद तंत्र के अंतर्गत सिंधु सबसे लंबी नदी है और यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय पार तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत के बोखरचू नामक ग्लेशियर से निकलती है। अपने उद्गम स्रोत से निकलकर लद्दाख और जास्कर के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान के पंजाब और सिंध से गुजरते हुए अरब सागर में प्रवेश कर जाती है। जो सिंधु नदी है आप लोग इंडस के नाम से देखेंगे, ये जो नदी है वो कैलाश से निकलती है और कैलाश से निकलने के बाद भारत में ध्यान रखिएगा दमचौक नामक स्थान पर प्रवेश करती है। इसकी जो दिशा है भारत में उत्तर पश्चिम की तरफ है और ये नदी जब बहती है तो भारत में सिर्फ और सिर्फ यूटी अगर देखा जाए तो ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और उसका एक ही जिला जिसका नाम लेह है, तो लेह से होकर के ही बहती है। तो भारत में एकमात्र जो डिस्ट्रिक्ट है वो लेह सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसकी दिशा उत्तर पश्चिम की है और उसके बाद यहाँ पे ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगी। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे एक तरफ से श्योक और एक तरफ से गिलगिट नदी मिलती है और एक तरफ से जास्कर नदी सिंधु की सहायक नदी बन जाती है। तो यहाँ तक ये बात आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखें सिंधु के बारे में अन्य कुछ जो पॉइंट है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यह जो नदी है वो 3 देशों में प्रवाहित होती है। इसका जो पूरा का पूरा कैचमेंट एरिया है, पूरा का पूरा जो रिवर बेसिन है वो अफगानिस्तान को भी कवर करता है। जैसे वहाँ की जो काबुल नदी है, वहाँ की जो बिवो नदी है, तो वो नदी भी कवर करता है। तो 4 देश यहाँ पे कंक्लूड हो जाएंगे अगर रिवर का पूरा कैचमेंट एरिया पूछे तो। अदरवाइज सिंधु नदी को याद रखेंगे कि यह 3 देशों से होकर के प्रवाहित होती है, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। तो चीन से निकलती है, भारत में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में फिर जाकर के अपना अंतिम पानी छोड़ देती है। तो यह नदी 3 देशों में प्रवाहित होती है, तिब्बत, चीन, भारत और पाकिस्तान। भारत में यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लेह जिले से होकर के प्रवाहित होती है। ये मैंने पहले बताया है, आपके दिमाग में अब याद हो गया होगा। एकदम याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती है यह नदी, सिर्फ और सिर्फ भारत में लद्दाख से बहती है। चूँकि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। भारत में जो इसका क्षेत्रफल है वो NCERT के अनुसार 3,21,289 289 वर्ग किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो अगर हम इसकी कुल लंबाई देखते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा तो नहीं है, लेकिन NCERT में इसका डेटा दिया है। कुल इसकी जो लंबाई है, यानी कि जहाँ से निकलती है और जहाँ ये एंड कर देती है वो इसकी कुल लंबाई हो जाती है। तो 2,880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आवाज़ तो जा ही रहा है सर? ठीक है, हाँ वो हिल रहे हैं। तो कुल जो लंबाई है वो इसकी 2,880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। भारत में इसकी जो लंबाई है वो 1,114 किलोमीटर है। लोकल इसका नाम है सिंगी खम्बान, यानी कि NCERT में एक और इसका नाम दिया है सिंगी खम्बान, शेर का मुख। तो इस नदी को ही हम लोग इससे तुलना कर देते हैं। तो चूंकि NCERT में दिया हुआ है तो आप लोग UPSC के साथ साथ स्टेट पीसेस के लिए भी इस पॉइंट को याद रखेंगे। और इसमें लूसेंट का सारा PT फैक्ट कवर हो गया है, वो आपको याद कर देगा। आप लूसेंट खोल करके देख लेंगे, स्टेट PSC और भी नीचे स्तर का जो डेटा है ये सब इसमें कवर हो गया होगा, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो सिंधु नदी के बारे में ये सब पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावे मैंने बताया कि जो उसकी सहायक नदी है श्योक गिलगिट है और एक तरफ से जास्कर नदी बहती है। एक तरफ से क्या है, जास्कर नदी बहती है और बाएं से देखा जाए तो झेलम चेनाब, यानी कि जो पंच नद है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसका जो माउथ है वो अरब सागर है। अब आ जाते हैं हम लोग, दूसरी नदी हमारी जो है वो झेलम नदी है और झेलम बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। झेलम का जो देखा जाए तो पर्यटन के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो झेलम का जो उद्गम स्थल है वो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, अभी ये जो जिला है बहुत चर्चे में है,
पहलगाम जो है वो इसी ज़िले में है, और जो बैसरन घाटी में जो आतंकवादी हमला हुआ है वो इसी ज़िले से संबंधित है। तो अनंतनाग ज़िले में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के तल पर स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। या तो वेरीनाग होगा और नहीं तो एनसीईआरटी के अनुसार वेरीनाग नामक झील से यह नदी निकलती है। और जब झील से निकलती है तो पीर पंजाल पर्वत को याद रखेंगे, पीर पंजाल के फुटहिल से यह नदी निकलती है। और जब निकलेगी तो इसकी प्रवाह दिशा भी ऐसे ही होगी, उत्तर पश्चिम की तरफ, और आगे बढ़ेगी तो फिर ये वुलर झील से होते हुए और इसी के तट पर श्रीनगर भी है पार करेगी, और फिर ये जाकर के सिंधु नदी का हिस्सा बन जाती है। लेकिन सीधा नहीं बनती है, जो झेलम है वो चेनाब के सहारे सिंधु में मिलती है। तो अगर चेनाब नदी जाके सिंधु में मिलती है तो झेलम जो है वो चेनाब के सहारे सिंधु नदी में मिलती है। तो इसका जो उद्गम हो गया, इसका जो मुहाना हो गया, तो मुहाना याद रखेंगे, अगर सिंधु देता है तो भी सही है, अदरवाइज इसका एग्जैक्ट जो मुहाना है वो चेनाब के माध्यम से सिंधु नदी में प्रवेश कर जाती है या मिल जाती है। तो उद्गम हो गया, मुहाना हो गया। इसके अलावे दो प्रमुख पॉइंट की वुलर झील और कश्मीर। तो यह नदी कश्मीर घाटी से होकर के बहती है, श्रीनगर इसी नदी के तट पर स्थित है। वुलर झील जो है से होकर के बहती है और पाकिस्तान में जाकर के चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। तो यहाँ से सवाल अच्छा पूछा जाएगा। इतना ही पॉइंट आपको झेलम नदी में याद रखना है। और इसका हम लोग डायग्राम, इसको हम लोग मैप पे अगर देख लें तो जो झेलम नदी आपको दिख रहा होगा, ये देखिए झेलम नदी है, ये झेलम भारत में, और उसके बाद पाकिस्तान में जाके ये नदी चेनाब से, ये जो नदी है वो चेनाब नदी है, और चेनाब नदी के सहारे कहाँ पे, सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। एक और अच्छा पॉइंट हो सकता है, आप लोग अपने एटलस में देख लेंगे कि एक नदी इसकी सहायक नदी बनती है जिसका नाम है किशन गंगा। तो किशन गंगा, जिसको नीलम नदी भी कहा जाता है, किशन गंगा को आप लोग याद रखेंगे। तो इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 725 किलोमीटर है, और इसकी जो सहायक नदी है, कुछ सहायक नदियाँ जैसे लिदर नदी, सिंध नदी, पोहरू नदी और किशन गंगा, ये सब एनसीईआरटी में इस बात को लिखा हुआ है। सहायक नदियों का जिक्र किया गया है एनसीईआरटी ओल्ड वाले में। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी को देखें तो ओल्ड एनसीईआरटी जो 11th क्लास का है उसमें ये जिक्र किया हुआ है इसकी सहायक नदियों के बारे में। न्यू वाले में ये नहीं है, ओल्ड वाले में है। तो लिदर नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो झेलम की सहायक नदी है। एक सिंध नदी जो है, सिंधु नहीं, सिंध नदी जो है किसकी सहायक नदी है, एक चंबल सिंध बेतवा केन भी है, वो नहीं। यहाँ पे आपको सिंध एक और नदी यानी कि झेलम की सहायक नदी के रूप में याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसका जिक्र किया है। पोहरू नदी को भी याद रखेंगे, ये नदी किसकी सहायक नदी है, तो झेलम की है। और एक किशन गंगा, सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से सवाल पूछे जाने चाहिए वो किशन गंगा है, जो एटलस में भी आपको दिखाई देगा। किशन गंगा देखेंगे तो किशन गंगा एक सहायक नदी झेलम के रूप में एटलस में दिखाई देता है। आप लोग नोटिस करेंगे या देखेंगे यहाँ पे तो दिखाई देगा। यहाँ पे देखें आप तो इस पूरे एरिया में किशन गंगा जो नदी है वो दिखाई देगी। तो किशन गंगा से सवाल पूछे जाने की संभावना है। ओल्ड एनसीईआरटी नहीं मिलेगा तो जनरल सवाल बना नहीं पाएगा। फिर भी लीडर, सिंध, पोहरू को याद रखेंगे, लेकिन किशन गंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किशन गंगा से सवाल आयोग को पूछना चाहिए, किसी भी आयोग को। यह चूँकि लगेगा ऐसा कि गंगा की सहायक नदी है, लेकिन ऐसा नहीं है, गंगा की सहायक नदी नहीं है। या तो आप लोग गोदावरी कर सकते हैं या कृष्णा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे झेलम ही करना है। एक गंगा झेलम में भी है, जैसे आप लोग वेन गंगा, पेन गंगा पढ़ते हैं ना, तो ठीक वैसे एक गंगा जो है यहाँ पे, जैसे साउथ में 4 गंगा का नाम आएगा, वेन गंगा, पेन गंगा, दूध गंगा, पंच गंगा, यहाँ पे क्या है, किशन गंगा है। और गंगा पढ़ेंगे तो राम गंगा भी आता है। तो ये जो किशन गंगा है, ये किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। उसके बाद हम लोग जल विद्युत परियोजना को देखते हैं। तो झेलम नदी पे उरी डैम है, किशन गंगा जल विद्युत परियोजना है, और मंगला बांध जो है वो पाकिस्तान में है। तो मुख्यतः यहाँ पे 2 भारत के संदर्भ में ध्यान कर लेंगे, एक उड़ी वाला और दूसरा किशन गंगा जल विद्युत परियोजना। मंगला बांध पाकिस्तान में स्थित है, क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि इंडियन एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाने की इसमें संभावना नहीं, फिर भी याद कर लेंगे। यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं होता है, यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, वो कहाँ से सवाल निकाल करके आप लोगों से पूछ देगी। तो मंगला डैम को भी याद रखेंगे। मान लीजिए कि एक नदी एक परियोजना को छाटना हो जाएगा तो ये 3 रहेगा और एक छाट देंगे आप। तो जल विद्युत जो परियोजना है उरी बांध, किशन गंगा और मंगला झेलम नदी पर ही है। अब हम लोग आते हैं चंद्रभागा यानी कि चेनाब नदी पे। तो जो चेनाब नदी है वो 2 नदियों के मिलने से बनती है, एक का नाम चंद्र है और एक का नाम भागा है। तो यही दोनों नदियां जो है वो केलांग के पास आपस में या तांडी के पास आपस में मिल जाती हैं, और चंद्रभागा जो है अब वो चेनाब के नाम से जानी जाती है। तो चेनाब दरअसल
ये जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में चंद्र और भागा नदियों से इसका संगम होता है। और चंद्र और भागा नदियाँ बड़ा लाचला, जैसे आप लोग रावी को देखेंगे तो रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, व्यास कुंड से निकलता है, और वैसे ही चेनाब जो है वो बारा लाचला से निकलती है। जैसे आप लोगों ने झेलम को देखा कि पीर पंजाल के तलहटी में फुलहिट में बेरीनाग झरने से निकलती है, वो स्प्रिंग से निकलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेनाब बारा लाचला दर्रा से निकलता है। आगे आप लोग रावी देखेंगे तो ये रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। व्यास देखेंगे तो व्यास कुंड से निकलती है। सतलज को देखेंगे तो वो राकस ताल से निकलती है जो कि कैलाश पर्वत पे है। तो चेनाब के बारे में आप लोग पॉइंट याद रखेंगे कि चेनाब जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में चंद्र और भागा नदियों के संगम से होता है। चंद्र और भागा स्वयं बारा लाचला पास से निकलती है। तो दोनों नदियों का संगम कहाँ पे हो जाता है, तो ये तांडी में हो जाता है, तांडी में हो जाता है, केलांग के पास से। और इसका जो प्रवाह मार्ग है वो जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर के प्रवाहित होती है। इसके बाद पाकिस्तान के पंजाब के मैदानों में प्रवेश कर जाती है। अंततः यह नदी सिंधु नदी में मिल जाती है। और अगर मैं आपको मानचित्र के रूप में दिखा दूं तो इसका पूरा हायरार्की अगर आप देखेंगे तो ये सिंधु नदी हो गया, और उसके बाद ये सतलज बनाया पहले। ये कौन सी नदी हो गई, सतलज। उसके बाद देखिए तो ये नदी यहाँ पे आप इसको चेनाब कर लें, और चेनाब के पास ये झेलम कर ले, उसके बाद रावी कर ले, और सतलज में व्यास मिल जाती है। तो अलग अलग नदियाँ अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और यही कारण है कि अगर आपसे सहायक नदियों के बारे में पूछा जाएगा कि व्यास किसके सहारे सिंधु में मिलती है, तो ये नदी कौन सी नदी हो गई, ये नदी व्यास हो गई। ये नदी कौन सी हो गई, सतलज हो गई। तो व्यास सतलज में मिल जाती है और सतलज के सहारे सिंधु नदी में मिलती है। ये नदी झेलम हो गई, ये नदी रावी हो गई, ये नदी रावी हो गई, और ये नदी चेनाब हो गई, ये चेनाब। तो चेनाब के सहारे झेलम रावी, व्यास सतलज के सहारे, और जाकर के कहाँ मिलती है, तो ये सब सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। तो इसके बहुत ही अच्छे से आप लोग ना मिलन कथा को याद रखेंगे। ये मिलन कथा कैसे है सबका बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए रहेगा। तो ये जो नदी है रावी जो है वो चेनाब की सहायक नदी है, और झेलम जो है चेनाब की सहायक नदी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि चेनाब की सहायक नदी झेलम को याद रखेंगे, तभी हो सकता है कि न पूछे आप लोगों से। उसके बाद इस पे जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो बगलिहार को याद रखेंगे, दुल्हस्ती को याद रखेंगे, और रतले को भी याद रखेंगे। तो बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पे है, दुल्हस्ती चेनाब पे है, और रतले भी है वो चेनाब नदी पे है। तीनों परियोजनाओं को आप याद रखेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं रावी नदी पे। तो जो रावी नदी है वो हमने बताया कि अभी वो रोहतांग दर्रे से निकलती है, और जब रोहतांग दर्रे से निकलती है, और इसका जो मिलन कहाँ पे है, तो इसका मिलन चेनाब नदी में है। इतना आते आते आप लोगों को याद हो गया होगा। आप लोग अपने नोट्स में सबसे पहले सिंधु को ऐसे बना लेंगे, फिर सतलज को बना लेंगे, फिर चेनाब को बना लेंगे, फिर झेलम को, उसके बाद रावी को, और इधर में व्यास को। अगर आप ऐसे बना लेते हैं तो आपके नोट्स में ही आपको याद हो जाएगा कौन सी नदी सिंधु में मिलने से पहले किस नदी में मिलती है। तो रावी रोहतांग दर्रे से निकलती है, और रोहतांग दर्रे से निकलने के बाद वो चेनाब नदी में मिल जाती है। तो इसका जो उद्गम है कुल्लू हिल्स में स्थित रोहतांग दर्रे के पास से होता है, या रोहतांग पास से होता है। यह नदी धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच का जल एकत्र करती है, और रावी नदी चंबा घाटी से, चुंबी वैली या चंबा घाटी से प्रभावित होती है, और चेनाब की सहायक नदी के रूप में इसमें मिल जाती है। तो दो और पॉइंट याद कर लेंगे कि वह नदी जो धौलाधर और पीर पंजाल, और धौलाधर और पीर पंजाल कहने का मतलब क्या हो गया कि ये हो गया मध्य हिमालय, ये हो गया मध्य हिमालय। हमने हिमालय वाले चैप्टर में जब पढ़ाया था आपको, तो मध्य हिमालय में मैंने बताया था आपको कि धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत, नागटिब्बा, ये सब किसकी श्रेणी है, ये सब मध्य हिमालय की है। तो धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच का जल एकत्र करती है। रावी नदी चंबा घाटी से होकर के बहती है, और आगे चल करके चेनाब के सहायक नदी में मिल जाती है। और रावी पर जो परियोजना ज़्यादा चर्चा में रहती है वो रंजीत या रंगीत सागर, रंजीत ही याद रखेंगे, रंजीत या हाँ रंजीत ही याद रखेंगे, रंगीत नहीं। तो रंजीत सागर डैम जो है या थीन जो डैम है वो रावी नदी पर है, और शाहपुर कांडी डैम परियोजना जो है वो भी रावी नदी पर है। तो ये कुछ परियोजनाओं को जरूर से याद रखें, खास करके बिहार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन सब में पूछे जाने की संभावना होती है। इसके बाद हम लोग देखें
तो व्यास नदी आपको दिख रहा होगा और व्यास कुंड से निकलता है। तो एक बार आप लोग रावी को भी मैप में देख लें, और रावी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है, सॉरी हाँ, रावी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है और उसके बाद फिर वो चेनाब में मिल जाती है। और यहाँ पे पीर पंजाल धौलाधर है, तो पीर पंजाल और धौलाधर क्षेत्र से होकर के बहती है, चुंबी घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। इसके अलावे देखें तो इसका जो मुहाना है वो चेनाब नदी है। कुछ परियोजना को भी आप लोग ध्यान में कर लेंगे, काम खत्म आपका। अब देखिए व्यास क्या है, व्यास कुंड से निकलती है और व्यास सतलज में मिल जाती है। व्यास किस में मिलती है, तो व्यास सतलज में मिलती है और फिर जाकर के सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं व्यास को भी याद रखना है, इसका उद्गम और मुहाना। तो व्यास नदी जिसे संस्कृत में विपाशा कहा जाता है, भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है और यह सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी है। इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे ऋग्वेद में कहा गया है। तो कुल मिलाकर के व्यास का जो प्राचीन नाम है वो विपाशा है, ऋग्वेद में इस नदी का चर्चा किया गया है। उद्गम और मार्ग आप लोग ध्यान रखेंगे, कुल्लू में रोहतांग दर्रे के पास से व्यास कुंड से निकलती है और इसके बाद हिमाचल प्रदेश के मनाली, कुल्लू और मंडी से होकर के बहती है। पंजाब में प्रवेश करने के बाद हरिके बैराज के पास सतलज नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 470 किलोमीटर है। इसका जो महत्व है वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब इत्यादि राज्यों में है। सतलज के साथ इसका संगम हो जाता है, कहाँ पे, हरिके बैराज के पास। और हरिके बैराज के पास बहुत ही महत्वपूर्ण एक वेटलैंड है जिसका नाम हरिके वेटलैंड है, वो बन जाता है। तो मिला जुला के कहने का तात्पर्य क्या होगा कि व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है और सतलज नदी में मिल जाती है। व्यास कुंड से निकलती है और सतलज नदी में जाकर के मिल जाती है। इसके अलावे देखें तो ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब इत्यादि राज्यों को कवर करती है और यहाँ पे हरिके बैराज बनाया गया है और हरिके बैराज के पास ही हरिके वेटलैंड भी है। तो इन सब पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। इसके अलावे कुछ जल विद्युत परियोजना है, जैसे पोंग बांध या पोंग डैम, लारजी डैम, ये हिमाचल प्रदेश में है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जल विद्युत परियोजना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग सतलज में आ जाते हैं। सिंचाई वगैरह आप ध्यान रखेंगे और इंदिरा गांधी नहर भी है, यहीं से किया गया, हरिके बैराज से ही निकाला गया है इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान मरुस्थल में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन जो है वो इंदिरा गांधी नहर ही है। और ये कहाँ से निकाली गई है, तो हरिके बैराज से निकाली गई है और हरिके बैराज के पास सतलज और व्यास आपस में मिलते हैं। सतलज नदी याद रखना है कि यह नदी भारत में नहीं निकलती है, बल्कि यह फिर कैलाश से निकलती दिखाई, तिब्बतीय क्षेत्र से निकलती दिखाई देगी। राकसताल नाम है इसके निकलने का जगह का, यानी कि इसका जो ओरिजिन है वो राकसताल से निकलती है और राकसताल से निकलने के बाद भारत में प्रवेश करती है। भारत में बहते हुए वापस ये पाकिस्तान में प्रवेश करेगी और फिर ये सिंधु नदी का तंत्र होते अरब सागर का हिस्सा बन जाएगी। जो सतलज नदी है वो राकसताल से निकलना, इस बात को आपको याद रखना है। और राकसताल से निकलने के बाद ये भारत होते पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। सतलज नदी के बारे में कुछ और पॉइंट याद रखेंगे कि प्राचीन ग्रंथों में ऋग्वेद में इसका जो नाम है शतुद्री कहा गया था। और इसके अलावे इसका उद्गम मैंने बता दिया, मानसरोवर झील के पास राकसताल या राक्षसताल से निकलती है और इसका जो मार्ग है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से पंजाब और फिर पाकिस्तान में बहती हुई है और पंजाब में अब व्यास नदी के साथ मिलती है और फिर सिंधु नदी में मिल जाती है। कुल लंबाई इसकी लगभग 1450 किलोमीटर है, 1450 किलोमीटर को ध्यान रखेंगे। यह हिमालय को काटती हुई भारत में प्रवेश करती है और सतलज भारत में शिपकिला दर्रे के माध्यम से प्रवेश करती है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि सिंधु नदी पूर्ववर्ती नदी है, ठीक वैसे ही भारत में सतलज भी पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि यह भी हिमालय के उभार से पहले ही बह रही है और जैसे जैसे हिमालय उठता गया वैसे वैसे हिमालय की श्रेणी को ये काट करके अपने मार्ग को बनाए रखी है। इसी कारण से इसको हम लोग पूर्ववर्ती नदी के नाम से जानते हैं। इसके अलावे देख ले तो जल विद्युत और सिंचाई में क्या योगदान है, तो जल विद्युत जो परियोजना है वो सतलज पर कई बांध है, जैसे भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज बांध है। यह बांध बिजली उत्पादन और सिंचाई दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अन्य परियोजनाओं में नाथपा झाकड़ी भी शामिल है। तो भाखड़ा नांगल बांध और नाथपा झाकड़ी बांध, इन दोनों को आप ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के ये जो नदी है उसको हम लोगों ने देख लिया है और आप सभी को अगली वीडियो में मैं आपको गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम का बताऊंगा। तो पहले गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, फिर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ेंगे और आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ये टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई देगा, कमेंट बॉक्स में भी दिखाई देगा। तो टेलीग्राम में जाकर के इसकी PDF को नोट करके आप लोग अच्छे से इसका नोट्स भी बना लेंगे। थैंक यू।